हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और मैं आज बात करने वाला हूं रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर के मैंने 1 लाख शेयर्स क्यों परचेज किए हैं। रिलायंस पावर को लेकर मैंने पहले शायद वीडियो बनाई या नहीं बनाई, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन जेपी पावर को लेकर मैंने पहले वीडियो बनाई थी। और जब जेपी पावर को परचेज किया था तो वो 3 रुपीज का प्राइस था, बट विद इन 1 ईयर उसने 10 रुपीज कुछ पैसे तक का यहाँ पर एक लेवल अचीव किया, जिससे वो पैसा हमारा 3 टाइम से भी ज्यादा हो गया। मुझे यहाँ पर क्या वो रीजंस हैं, क्या वो सॉलिड रीजंस हैं, देयर आर ओनली फ्यू सॉलिड रीजंस जिसकी वजह से मैंने रिलायंस पावर के 1 लाख शेयर्स परचेज किए हैं। मैंने इस बात को ट्विटर पर भी अपडेट किया था। मैं आपको यहाँ ट्विटर पर लेकर चलता हूं और एक बार स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं यहाँ पर चीजों को अपनी अपडेट करता रहता हूं। जैसे प्रोफाइल पर मैं गया और प्रोफाइल पर नीचे हम जाकर देखें तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली मैंने यहां पर डाला था। ये आज मॉर्निंग की बात है। एडेड सम मोर शेयर्स ऑफ रिलायंस पावर एट 14.45। तो यहाँ पर 14.45 के मैंने 1 लाख शेयर्स परचेज किए। तो उसके रीजंस क्या हैं? यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन आपको बाय या सेल करने की नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करने की नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर हम चीजों को सीख कर करते हैं, समझ कर करते हैं, तो यहाँ बात कुछ और होती है, मजा आता है। यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो यहाँ वो कौन कौन से रीजंस हैं, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक बार screener.in पर जाते हैं और screener.in पर जाकर रिलायंस पावर का हम एक बार फाइनेंशियल्स ओपन करते हैं। तो सबसे पहली बात कहां नजर आती है? सबसे पहला पॉइंट नजर आता है कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है। द बुक वैल्यू इज 38.30 एंड करंट प्राइस कितना है? 15 रुपीज। तो यहां पर 15 रुपीज अभी करंट प्राइस है। लेकिन जब मैंने इसको बाय किया था मॉर्निंग में, उस टाइम पर प्राइस इसका 14.45 था। उसके बाद में ये थोड़ा सा और बढ़ गया और यहां पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अब कुछ पॉइंट यहां पर ये नजर आते हैं, विवेक भाई प्रोमोटर्स होल्डिंग इज वेरी लेस, प्लेजिंग परसेंटेज भी है, यहां पर डेट इक्विटी रेशियो भी है, यहां पर अच्छा खासा 1.84 मींस 184% का डेट है अपने पैसे के कंपैरिजन में। तो इन सब चीजों को मैं अभी थोड़ा सा यहां पे क्लैरिफाई करूंगा। सबसे पहले एक चीज देखने की जरूरत है, यहां मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। यहां मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5000 करोड़ रुपीस। और 5000 करोड़ रुपीस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो किस प्राइस के हिसाब से होती है? वो करंट प्राइस के हिसाब से होती है, यानी कि 15 रुपीस के हिसाब से। बुक वैल्यू कितनी है यहां पर? 38.30, यानी कि ये डबल से भी ज्यादा है। यहां पर बुक वैल्यू 2.5 टाइम से भी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है 2.5 टाइम से भी। तो एक्चुअल में अपना पैसा कितना है? अपना पैसा यहां पर होता करीब करीब 13,000 करोड़ रुपीस। तो यहां पर 13,000 करोड़ वो कैसे निकल कर आता है? हम यहां पर बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि अपना पैसा कितना है। अपना पैसा यहां नजर आता है कि 3400 करोड़ रुपीस का शेयर कैपिटल है एंड जो रिजर्व है दैट इज 9600 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर दोनों का मिलाकर ये 13,021 करोड़ हो गया। 13,021 करोड़ का अपना पैसा है। अब 13,000 करोड़ की कंपनी एक्चुअल में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज ओनली 5,000 करोड़। अब ये पॉइंट ये है कि विवेक भाई कुछ कमियां रही होंगी इसलिए यहां तक पहुंचा होगा। तो उन कमियों को लेकर मैं आपको बताना यहां पर कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से चीजें रिवाइव करती हैं। और जब रिवाइवल वाली कंपनीज, टर्न अराउंड स्टोरीज देखी जाएं तो वहां पर किस तरह से नंबर्स यहां पर काम करते हैं। तो यहां 2-3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि कंपनी के ऊपर पहले कितना लोन था और अभी कितना लोन है। यहां पर कंपनी के ऊपर पहले जो मैक्सिमम लोन था दैट वाज 33,790, अभी कितना लोन है? 23,947। तो यहां पर 10,000 करोड़ का इन्होंने लोन रिपे कर दिया। अब ये जो 10,000 करोड़ का लोन रिपे हुआ है इसके लिए क्या इन्होंने अपनी एसेट्स बेची हैं? नहीं, एज सच इन्होंने अपनी एसेट्स एज सच नहीं बेची। जो इनकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स से ही हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है। जो अदर एसेट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कैश हो सकता है, किसी से पैसा लेना था वो भी एसेट्स हो सकती है, किसी को लोन दिया था हमने एज ए एडवांस डिपॉजिट किया था वो भी एसेट्स हो सकती हैं। लेकिन वो रिस्क पर अक्सर होती हैं कि पैसा पता नहीं वो वापस आएगा नहीं आएगा, किसी को हमने लोन दिया है या फिर हमने किसी को एडवांस दिया या फिर किसी से पैसा लेना है। लेकिन यहां जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जितनी भी रेवेन्यू है एक्चुअल में, जो ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू कहां से जनरेट होती है? ये रेवेन्यू फिक्स्ड एसेट्स से जनरेट होती है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स हमारी प्लांट एंड मशीनरी होती हैं, हमारी कैपेसिटी होती है रेवेन्यू जनरेट करने की। तो यहां पर रेवेन्यू जनरेट करने की जो कैपेसिटी थी उसमें कोई कमी नहीं आई, और उसमें कमी नहीं आने के बावजूद भी ये लोग अपने डेट को 10,000
करोड़ रुपीस से कम कर पाए, 33,000 करोड़ के डेट को 23,000 कर पाए। तो यहां इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बैलेंस शीट यहां पर स्ट्रांग हो रही है। कब से? 2016 से लेकर अब तक 2021 तक, यानी कि लास्ट 4 इयर्स में यहां पर बैलेंस शीट अच्छी खासी स्ट्रांग हुई है। सो दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है कि कितना ये पहले इंटरेस्ट पे करते थे और अभी कितना इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहां पर 2800 करोड़, यहां पर 3200 करोड़ तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट था पूरे साल का, जो कम होते होते 2400 करोड़ हो गया है। ये ईयरली कंपैरिजन में है। और अगर हम क्वार्टरली कंपैरिजन में यहां पर बात करें तो जो इनका इंटरेस्ट 775 778 यानी कि 750 करोड़ से ज्यादा का जाता था, वो लेटेस्ट क्वार्टर में कम होते होते 568 करोड़ का रह गया, यानी कि इतना इंटरेस्ट कम जा रहा है अभी। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट 800-900 करोड़ का यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, यानी कि जो कंपनी का ऑपरेशन है वो एकदम रॉक सॉलिड ऑपरेशन है। लास्ट 10 क्वार्टर्स की अगर हम बात करने लगे, 12 क्वार्टर्स की, यहां पर एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं गया है जहां इनकी ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो, जहां कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में प्रॉब्लम हो। यहां प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बैलेंस शीट की है और वो चीज ठीक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट 4 इयर्स में, 5 इयर्स में यहां पर बैलेंस शीट में जो डेट था 33,000 करोड़ का, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 23,000 करोड़ नाउ। 10,000 करोड़ रुपीस हैज बीन रीपेड। तो यहां पर जब क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में व्हेन दे आर मेकिंग ऑलमोस्ट 800-900 करोड़ रुपीस ए क्वार्टर एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद भी अगर यहां पर कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो यहां पर प्रॉफिट आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, सिर्फ 50 करोड़ के आसपास है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है ये सारा का सारा इसका प्रॉफिट खत्म कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो प्रॉफिट खत्म हो रहा है, ये कब तक होगा, कैसे होगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। यहां पर जो डेप्रिसिएशन होता है, यहां डेप्रिसिएशन एक ऐसा प्रॉफिट है, एक ऐसा एक्सपेंस है जो एक्चुअल में किसी को पे नहीं करना पड़ता बाद में, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, और फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जितना खर्च होता है वो पहले ही हम पे कर चुके होते हैं। तो यहां पर डेप्रिसिएशन सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री होती है, इसको एक्सपेंस दिखाया जाता है, इस पैसे को किसी को दिया नहीं जाता। तो इस चीज को समझने के लिए कि एक्चुअल में कंपनी के पास ऑपरेशन से पैसा कितना आ रहा है, इस चीज को समझने के लिए हमें कैश फ्लो देखना चाहिए। कैश फ्लो में 3 पार्ट्स होते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 4,000 करोड़ के आसपास का एवरी ईयर इनके पास पैसा आता है। अब ये 4,000 करोड़ रुपीस जो आता है ना, इसी के चलते इनका जो डेट है वो डेट रेड्यूस होकर इतना कम हुआ है, जो 33,000 करोड़ से कम होते होते 23,000 करोड़ रह गया है। अब अगर मान लो मैं एक बात लेकर चलता हूं कि ये अपनी कैपेसिटी को यहां पर फर्दर एक्सपेंड नहीं करते हैं एंड सब कुछ सेम चलता है, और यहां पर जो इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके सेम आते हैं, यानी कि 800 करोड़ के आसपास का यहां पर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और उसके बाद में खर्च आता है। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, टोटल इन्होंने कितना यहां पर इंटरेस्ट पे किया लास्ट 12 मंथ्स में? 2400 करोड़, राइट। इस बात को यही एक पूरा का पूरा ये गेम है जो आपको सारा समझ में आ जाएगा। गेम मींस ये क्लैरिटी है जो आपको नजर आएगी। 2400 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट है और इनका जो बोरोइंग है वो कितनी है? 24,000 करोड़ है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का ये लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपनी बोरोइंग के ऊपर। 10% का इंटरेस्ट पे हो रहा है। अब जो इनका ये बोरोइंग है वो कितना है? 24,000 करोड़। एक साल में इनके पास कितना पैसा बचता है ऑपरेशन से? 4,000 करोड़। यानी कि एवरी ईयर अगर ये सब कुछ सेम रखें और अपनी बैलेंस शीट को ऐसे ही अच्छा करते चलें जैसा ये अभी तक अच्छा करते आए हैं, और वो साफ साफ विजिबल भी है बैलेंस शीट में, इसीलिए इनका डेट खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और पिछले 3 क्वार्टर से, पिछले 2 ईयर से इनका जो रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, अपना पैसा इंक्रीज हुआ है, लोन कम हुआ है। यहां दोनों पॉइंट अच्छे हुए हैं। अब 24,000 करोड़ का ये पूरा डेट रीपे करने में 4,000 करोड़ के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 6 इयर्स लगेंगे। वैसे 6 इयर्स नहीं लगेंगे, उसका रीजन क्या है? ये 6 इयर्स के बदले 5 इयर्स या 4.5 इयर्स में काम हो जाएगा, उसका मैं रीजन बताता हूं। वंस दे विल रिपे दिस मच ऑफ लोन, 4,000 करोड़ रुपीस का, अब जब ये लोन रिपे करेंगे तो जो 4,000 रुपीस के ऊपर 10% का इंटरेस्ट आता
वो कितना आता, वो 400 करोड़ के आसपास आता। 10% 4000 करोड़ पे सीधे से 400 आता, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो 400 करोड़ से और बढ़ जाएगा यहां पर। तो यानी कि इनके पास अवेलेबल जो फंड है वो और बढ़ जाएगा। और जब इस तरीके से अवेलेबल फंड बढ़ता रहेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर ये 4000 करोड़ रिपे करने के बदले ये 4500 रिपे कर पाएंगे। और जब 4500 रिपे होगा, टोटल मिलाकर 8500 करोड़ रिपे हो चुका होगा, यानी कि करंट के कंपैरिजन में इनके पास उसका 10% यानी कि 850 करोड़ रुपीस ज्यादा आएंगे 4000 करोड़ के साथ में, यानी कि नेक्स्ट ईयर ये 5000 करोड़ रुपीस के आसपास रीपे कर पाएंगे। तो एवरी ईयर जब ये अपना इंटरेस्ट ज्यादा पे करते रहेंगे, तो अगर सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके से ये अपनी सिर्फ बुक्स को यहां पर मैनेज करते हुए, स्ट्रॉन्ग करते हुए और करंट में जितनी कैपेसिटी है उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हुए जो ये अभी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 5 इयर्स में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। और अगर कंपनी डेट फ्री होती है तो रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जितना अभी इनका एक साल का इंटरेस्ट है 2400 करोड़ रुपीस, ये इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। और जैसे ये इंटरेस्ट यहां से निकलेगा, ये सारा इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा। जो 2500 करोड़ रुपीस का ये इंटरेस्ट है एंड नीचे जो नेट प्रॉफिट है 200 करोड़ का है, आप इसको समझो यहां पर ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट नजर आएगा आपको। और जो यहां पर ये बैलेंस शीट है, सॉरी कैश फ्लो है, कैश फ्लो में जो यहां पर 4000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, इसमें 2000 करोड़ रुपीस जब इंटरेस्ट की सेविंग के बचेंगे यहां पर, तो ये ऑलमोस्ट 6000 करोड़ हो जाएगा। अब एक चीज समझ के चलो, एक साल का कैश फ्लो यहां पर 6000 करोड़ के आसपास बैठता है आफ्टर 4-5 इयर्स, क्योंकि ये साफ साफ विजिबल है। और ये विजिबल सिर्फ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में नहीं है, लास्ट 4 इयर्स की अगर आप जर्नी देखो, दे आर इंप्रूविंग देयर बैलेंस शीट कंटिन्यूअसली विदाउट सेलिंग देयर एसेट्स। जो हार्डकोर एसेट्स हैं उनको बेचे बिना इन्होंने अपनी कंपनी से 10,000 करोड़ का लोन रिपे कर दिया है। अभी और भी पॉइंट है समझने के लिए, तो जब ये 6000 करोड़ का यहां पर कैश आएगा एक साल का, और अभी पूरी कंपनी कितने की चल रही है? पूरी कंपनी 5000 करोड़ की है। तो यहां पॉइंट क्या है, अगर 6000 करोड़ का कैश फ्लो आता है एक साल का, और अगर ये कंपनी जो जीरो डेट कंपनी होगी, अगर जीरो डेट कंपनी 10 के पीई पर भी चलती है, तो भी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ रुपीस बैठती है। और 60,000 करोड़ एंड 5,000 करोड़ यानी कि यहां से 12 टाइम्स हो सकता है ये शेयर। और 15 रुपीस का यहां पर प्राइस है, यानी कि 15 रुपीस वाला शेयर यहां से 180 के आसपास हो सकता है। तो यहां ये पूरा रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिर्फ पास्ट के बेस पर नहीं है, सॉरी पास्ट सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये पास्ट में नजर आ रहा है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे और यहां पर देखें, तो जो प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग सिर्फ 9% थी, वो सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 25% हो गई, यानी कि यहां पर 16% होल्डिंग बढ़ गई। और ये 16% होल्डिंग कहां से आई? ये साफ साफ पब्लिक पे से निकल कर आई है। और किसने परचेज की है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी होल्डिंग 6% से बढ़ाकर 22.40% कर ली है। अब अगर प्रोमोटर्स वापस से इस कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और इतनी ह्यूज वॉल्यूम में अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, पब्लिक से सीधा उठाकर अपने पास ले रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। यहां पर जो रिवाइवल मुझे नजर आ रहा है, दैट आफ्टर 4-5 years this company can become a zero debt company। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये जीरो डेट नहीं बनेगी तो जो इतना पैसा आएगा उससे कैपेसिटी एक्सपेंड होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये जीरो डेट करने का मन होगा या नहीं होगा, जीरो डेट नहीं होगी तो कैपेसिटी एक्सपेंड होगी, और कैपेसिटी एक्सपेंड होगी तो यहां और प्रॉफिट आएगा। तो यानी कि तो ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सेम लेवल पर यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बदले यहां तो फर्दर यहां से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका रिवाइवल बिल्कुल साफ साफ है। अब यहां पर टेक्निकल पॉइंट्स की बात करते हैं कि टेक्निकल यहां पर क्या नजर आता है। अगर हम रिलायंस पावर का टेक्निकल चार्ट एक बार ओपन करने लगे, तो टेक्निकल चार्ट में यहां क्या चीज नजर आती है? यहां पर सबसे पहले तो ये तो एक टेक्निकल चार्ट था ही जो काफी पुराना हो गया है अभी, लेकिन यहां एक टेक्निकल चार्ट बिल्कुल साफ साफ नजर आता है जो बनता हुआ नजर आता है, कप विद हैंडल पैटर्न। और ये कप विद हैंडल पैटर्न जब ब्रेकआउट देगा, और ये ब्रेकआउट देगा ही क्योंकि यहां पर फंडामेंटल्स जो वैल्यूएशन है इतने ज्यादा सस्ते हैं। अब यहां से ये एकदम शॉर्ट टर्म टेक्निकल, यहां पर मैं टेक्निकल टारगेट की बात कर रहा हूं, वेरी शॉर्ट टर्म टेक्निकल टारगेट अभी ये निकल कर आता है 26.45, और 26.45 ये
एक सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न ये बड़ा छोटा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है 77%। मैं यहां पर 77% की ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर मच मोर मनी की बात कर रहा हूं। और वो मच मोर मनी कितनी है, वो कम से कम मेरे हिसाब से जो इनका ये सबसे बड़ा सा रेसिस्टेंस है यहां पर 60 रुपीज, ये तो है ही 4 टाइम्स होकर ये यहां से ऑल टाइम हाई तक भी जाने की काबिलियत रखता है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, व्हेन ए कंपनी कैन बिकम ए जीरो डेट कंपनी एंड वुड बी पोस्टिंग हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, तो उस कंपनी को हाईएस्ट एवर लेवल पर जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जब फंडामेंटल्स एंड बिजनेस इंप्रूव करते हैं तो टेक्निकल साथ में फॉलो करते हैं। और ये सब चीजें काफी बार जब हम इन चीजों को उतनी डिटेल में एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाते तो बाद में नजर आती है। अब यहां पर कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं विवेक भाई, अगर इन पैरामीटर्स को देखो तो ये तो सब कुछ बेकार सा नजर आता है। प्रमोटर्स आर होल्डिंग ओनली 25%, पी इज 59 एंड प्लेजिंग परसेंटेज इज आल्सो देयर, डेट इक्विटी रेशियो इज सो हाई एंड दिस कंपनी हैज never been a good performer. They have made huge losses as well, but they have made huge losses only in 2 years. उससे पहले this company was a greatly profit making company। 1000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट तो इसके लिए आम बात थी। एक और चीज यहां पर समझने की जरूरत है, यहां पर 1000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किस साल में था? 1000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट 2013 में था, और 2013 में कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग एसेट्स थी, मींस फिक्स्ड एसेट्स थी, वो कितनी थी? 9000 करोड़ थी। 9000 करोड़ रुपीस के ऊपर 1000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था। अभी कितनी यहां पर एसेट्स हैं? 36000 करोड़ की एसेट्स हैं। 36000 करोड़ पर यहां ये 4 टाइम्स एसेट्स हैं, यानी कि ये जो 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जब कंपनी वापस से ठीक हो जाएगी, फाइनेंशियल्स ठीक हो जाएंगे, यहां 4000 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट आना आम बात हो जाएगी। एंड 4000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट एंड 5000 करोड़ की पूरी कंपनी, और 4000 करोड़ के नेट प्रॉफिट में यहां पर जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन भी कैश फ्लो में यहां पर नजर आएगा 1000 करोड़ का, यानी कि 5000 करोड़ की पूरी कंपनी और 5000 करोड़ की यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। 10 के पीई पर इस तरह की कंपनी नहीं चलेंगी तो कौन सी चलेंगी, जो यहां पर अपने सब कुछ ठीक करते हुए नजर आती है। एंड पावर सेक्टर को आप किसी भी एरा में रहो, यहां पर चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो, चाहे आप इंटरनेट की बात करो, पावर के बिना यहां कुछ नहीं हो सकता। और यहां तक बात ये आती है कि इनके पास फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल पावर है, हाइड्रो पावर है, तो ये टेक्नोलॉजी आगे चल के चेंज भी होती है, सब चीजें चेंज भी होती हैं। जहां तक फॉसिल फ्यूल की बात है, तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा उठाकर देखोगे कि इंडिया में जो पेट्रोल की कार्स हैं उनकी डिमांड कितनी बढ़ेगी या डीजल की डिमांड कितनी बढ़ेगी अगले 10 साल में, हम जितने मर्जी जोड़ लगा लें, एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ डीजल विल बी इंक्रीजिंग एंड एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन इंडिया विल बी इंक्रीजिंग। चाहे हम जो मर्जी कहें, जितना मर्जी कहें, क्योंकि जो इंक्रीजिंग डिमांड है, हो सकता है उसको हम अलग से बाकी बायोफ्यूल से यहां पर पूरा करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी से पूरा करें, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की भी इतनी डिमांड आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में, तो फिर यहां पर जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हैं उनको बंद नहीं किया जाता। जो न्यू लगती हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की लगती हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को थोड़ी बंद किया जाता है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बंद करना इतना आसान नहीं होता, यहां पर हजारों करोड़ रुपए लगे होते हैं और यहां पर पब्लिक का पैसा लगा होता है, पब्लिक के लिए रोजगार भी लगा होता है। ये चीजें बंद नहीं होती, यहां पर इन चीजों को प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। तो यहां अगर हम चीजों को इस तरीके से सीख के करते हैं तो कन्विक्शन होती है, यहां पर हवा में नहीं लगता कि विवेक भाई ऐसे थोड़ी बातें होती हैं। जेपी पावर भी हमने 3 रुपीज पर डिस्कस किया था, नाउ ट्रेडिंग एट 10 रुपीज, 3.3 टाइम्स हो गया विद इन 1 ईयर। आई एम सीइंग द सेम यहां जो राइज है एक इस लेवल से रिलायंस पावर में भी, लेकिन मेरे कहने से नहीं खरीदना है, मेरे कहने से समझना है, सीखना है। जो मैंने ये सारे आपको डेटा दिखाया है ना, इस डेटा को समझ के करना है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार, हैव ए गुड डे।